बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, आप देख रहे हैं आज तक न्यूज़ और मैं हूँ समी। इससे पहले आप इस कहानी की 13 किस्तें सुन चुके हैं और अब 14वीं किस्त मुलाहिज़ा फरमाएं। मैडम सोलिता, मैंने बदस्तूर कमज़ोर आवाज़ में कहना शुरू किया। मेरा अंदाज ऐसा था जैसे मुझे बोलने में दिक्कत हो रही हो। मैं उसे ये बावर कराना चाहता था कि मेरे बदन में इतनी दिक्कत नहीं कि मैं ठीक से गुफ्तगू भी कर सकूं। वो सवालिया निगाहों से मुझे देखने लगी। मिस्टर रोतरे से मेरे पुराने मुलाज़िम हैं। फ्रांस में मेरी उनसे कई बार मुलाकात हो चुकी है, लेकिन पिछले दिनों से मुझे ऐसे शवाहिद मिल रहे थे जिनसे पता चलता था कि मिस्टर रोतरे मेरे बारे में गलतफहमियों का शिकार हो गए हैं। ये गलतफहमियां पैदा करने वाले कुछ ऐसे लोग थे जो मिस्टर रोतरे के ज्यादा करीब होना चाहते थे। उन्हीं में पोकर का नाम भी शामिल था। मिस्टर रोतरे जब भी यहाँ आते मेरी खिदमत जरूर हासिल करते हैं, मगर इस बार उन्होंने ऐसा नहीं किया। मुझे मिस्टर पोकर पर गुस्सा आ गया था और मैं उनसे मिलकर ये मालूम करना चाहता था कि आखिर उन्हें मुझ पर शक क्यों है और वो मेरी दुश्मनी पर क्यों आमादा है। बस इसी गुस्से में भरा हुआ मैं यहाँ पहुंचा था, लेकिन यहाँ तुम लोगों ने मेरे साथ जो सलूक किया वो मैंने गहरी सांसें लेकर आंखें बंद कर ली और लड़की उठकर मेरे करीब आ गई। ओह, तो ये बात है। बहरसूरत इससे साबित हुआ कि तुम मिस्टर पोकर के दोस्त नहीं हो, लेकिन दुश्मन भी नहीं हो मिस सोलिता। मैंने आंखें खोलकर जवाब दिया और दसदीदा निगाहों से उस दरवाजे की जानिब देखा जो बंद था। तवील अल कामत एक्टर उसी दरवाजे से दूसरी तरफ चला गया था। पता नहीं वो कितनी दूर हो और यह भी पता नहीं था कि मैं अपनी कोशिश में कामयाब हो सकूंगा या नहीं। बहरसूरत खतरा मोल लिए बगैर चाराकार नहीं था। चुनाचे मैंने शिकायती निगाहों से लड़की को देखा। तुम लोगों ने मेरे साथ बहुत बुरा सलूक किया है। ओह, लड़की ने अफसोस का इजहार करते हुए कहा, चलो इसके बदले में तुमसे बेहतर सलूक भी कर लिया जाएगा। मिस्टर पोकर शायद मिस्टर रोतरे के साथ ही हैं। आज रात उनकी वापसी का मकान तो नहीं, इसलिए क्यों न तुम हमारे मेहमान रहकर उनका इंतजार कर लो और सुबह उनसे मुलाकात करके ही जाओ। क्या ख्याल है? तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो। कम अज कम इस वक्त नहीं, उसने बदस्तूर मुस्कुराते हुए कहा। दर हकीकत मिस्टर पोकर से मैं जरूर मिलना चाहता हूँ, अगर तुम चाहो तो। हेक्टर, लड़की ने मेरी आवाज सुने बगैर फिर उसी मुलाजिम को आवाज दी और वो अंदर आ गया। हेक्टर, इन्हें सहारा देकर मेरे कमरे में पहुंचा दो, उसके बाद तुम्हारी छुट्टी। तवील अल कामत शख्स ने मेरी बगलों में दोनों हाथ डालकर मुझे खड़ा किया और फिर किसी कदर घसीटने किसी अंदाज में मुझे लिए हुए दूसरे कमरे में पहुंच गया और फिर एक नरम गद्दे वाली मुसहरी पर लिटा दिया। सोलिता भी उसी के साथ आई थी। शुक्रिया एक्टर, बस अब जाओ, उसने कहा। तवील अल कामत शख्स बाहर निकल गया। सोलिता मुस्कुराती निगाहों से मुझे देख रही थी। यक बयक वो जोर से हंस पड़ी। मैं सवालिया निगाहों से उसे देखने लगा था। कोई बात नहीं, मैं कदीम दौर की उन वैशी मलकाओं के बारे में सोच रही थी जो तुम जैसे जानवरों को अगवा करा लेती थी। बस यही देखकर हंसी आ गई थी, उसने कहा और वो वापस पलट गई। उसके बाद सोलिता ने शराब की एक बोतल निकाली और मुझसे पीने के लिए कहा। मैंने सरीहन इनकार कर दिया कि एक मुसलमान ऐसी गलीज शय को हाथ नहीं लगाता। फिर मैंने एक लम्हा ज़ाया किए बगैर उसकी गर्दन दबोच ली। इसी कश्मकश में बोतल मेज पर लटक गई। मैंने फौरन ही उस पर भी कब्जा कर लिया। अब मैं ये बोतल तुम्हारे दांत तोड़ने और सर फाड़ने के लिए बआसानी इस्तेमाल कर सकता हूँ, या मेरे इस अंगूठे का दबाव तुम्हें हमेशा के लिए इस जहाने रंग और बू से आजाद कर सकता है। बताओ, दोनों में से कौन सी बात पसंद करोगी? क्या मैं तुम्हारा चेहरा बिगाड़ कर तुम्हें इस काबिल कर दूं कि लोग तुम्हारी तरफ देखते हुए भी खौफजदा हों, या फिर तुम्हें जिंदगी के इस जहन्नम से निजात दिला दूं? तुम इन दोनों में से कौन सी बात पसंद करोगी सोलिता डार्लिंग? मैंने प्यार भरे लहजे में पूछा और उसकी आंखों में खौफ के आसार उभर आए। मैंने अंगूठे का दबाव किसी कदर कम कर दिया। उसने मेरे बदन के बोझ को अच्छी तरह महसूस कर लिया था और यह अंदाजा भी लगा लिया था कि वो मेरी गिरफ्त से निकल नहीं सकेगी। चीखने की कोशिश भी बेकार हो रही थी। उसने एक्टर को छुट्टी दे दी थी। गोया मेरी तरफ से मुतमिन होकर उसने जबरदस्त हमाकत की थी। प्लीज ऐसा कोई कदम मत उठाना जो मेरे लिए नुकसानदेह हो। जिंदगी सबसे कीमती शय है और अगर चेहरा दुरुस्त ना हो तो जिंदा रहना ही बेमकसद है, उसने इधर उधर सर पटकते हुए कहा। गुड, खासी समझदारी की बात की है, मुझे पसंद आई, मैंने मुस्कुराते हुए कहा और अपना अंगूठा उसकी गर्दन से हटा लिया। फिर मैंने थोड़ा सा रुख बदल कर कहा, बेहतर है कि अब मेरे पाँव भी खोल दो, मुझे यकीन है कि तुम्हें एतराज ना होगा। हाँ हाँ, उठने की कोशिश जरूरी नहीं है। फिर वो मेरे पाँव में बंधी हुई रस्सी की गिरें खोलने लगी। कुछ देर बाद मैं आजाद हो चुका था। गुड, बहुत शरीफ लड़की हो, ये कहकर मैं खड़ा हो गया। फिर मैंने पीछे हटकर उसकी अलमारी का रुख किया और सबसे पहले उसका पिस्तौल अपने काबू में किया। वो अब पूरी तरह मगलूब हो गई थी, जिसके आसार उसके चेहरे से नमूदार हो रहे थे। तो सोली डार्लिंग, तुम पोकर की सेक्रेटरी हो, क्यों? हाँ, वो सहमे हुए लहजे में बोली। रुतरे कहाँ है?
देखो, झूठ बोलने की कोशिश सिर्फ नुकसान पहुंचाएगी, इससे तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि जाने मन तुमसे ये मालूमात हासिल करने के बाद मैं तुम्हें यहाँ नहीं छोड़ूंगा, बल्कि तुम मेरी तहवील में रहोगी। इसलिए बेहतर है कि सच बोल दो। वो बंदरगाह से दूर समंदर में लंगर अंदाज जहाज आर्गिनो पर है। आर्गिनो? मैंने पूछा। हाँ, वो यूनानी जहाज है और उसका कप्तान टेरेस है, रूतरे का गहरा दोस्त। मेरा ख्याल है तुमने सच ही बोला होगा। हाँ, यकीन करो, उसने कहा, और मैं आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब पहुंच गया। मैंने पिस्तौल की नाल उसकी पेशानी पर रख दी। बेहुदा औरत, तू अब भी झूठ बोलने से बाज नहीं आ रही, और मैं सच सुनना चाहता हूँ। सच ही बोल रही हूँ, यकीन करो, उसने खौफ के आलम में कहा। उसकी कुव्वत मुदाफित खत्म हो चुकी थी और अब वो पूरी तरह नर्वस नजर आ रही थी। मैं उसकी सूरत देखता रहा और फिर मैंने पिस्तौल की नाल उसकी पेशानी से हटा ली। अच्छी बात है, अगर तुम्हारी ये बात झूठी निकली सोलिता, तो तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकती कि मैं तुम्हारे साथ क्या सलूक करूंगा। उठो। वो उठकर खड़ी हो गई। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं उसे कहाँ ले जाऊं। उसे जख्मी करके यहीं छोड़ जाता तो ये ठीक ना होता, क्योंकि ये फौरी तौर पर उन लोगों को इतला दे देगी। फिर क्या किया जाए, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। मैं बड़ी शशोपंज का शिकार था। इसे कत्ल करने को भी जी नहीं चाहता था। बिला वजह एक इंसानी खून बहाने से क्या फायदा, जबकि इससे कोई मकसद भी हासिल नहीं हो सकता था। मैं जो कुछ करने जा रहा था, इसमें मेरे किसी खास जज्बे का दखल नहीं था। बस यूं कहा जाए कि हालात से जंग कर रहा था, और हालात मुझे उस रास्ते से हटाकर इस सिमत ले आए थे। सो मैं उस खोई हुई मंजिल में अपने लिए सही रास्ता तलाश कर रहा था। दिल ने यही कहा कि सही है, अगर मंजिल की तलाश में अगर कुछ ऐसे इकदाम भी किए जाएं जो ज़मीर के लिए ना ठीक हो तो कोई हर्ज नहीं। इस लड़की ने मेरे चेहरे, गर्दन और मुंह पर ठोकरें मारी थी। अचानक अपनी जिल्लत का एहसास करके मेरी ज़हनी रूह बहक गई। मैंने सिर्फ एक लम्हे के लिए सोचा, फिर फौरन ही उसके नजदीक पहुंच गया। पिस्तौल मैंने जेब में रख लिया था। मेरा दायां हाथ उसकी गर्दन पर पड़ा और उसके हल्क से हल्की सी चीख निकल गई। फिर उसकी गर्दन मेरे दोनों हाथों की गिरफ्त में थी। अरे अरे ये, लेकिन फिर ये चीख खरखराटों में तब्दील हो गई। मेरे हाथों की गिरफ्त सख्त से सख्त हुई जा रही थी और उसका पूरा बदन तशन्नुज का शिकार था। वो सर्द हो गई थी और मैंने उसे छोड़ दिया। वो कालीन पर गिर पड़ी और मैं उसके जिस्म में जिंदगी के आसार तलाश करने लगा, लेकिन वो मर चुकी थी। कुछ देर तक मैं उसे देखता रहा और फिर उसकी अलमारी की तलाशी लेने लगा। सोलिता ने मेरी रकम भी निकाली थी, जबकि इस शहर में मुझे उसकी अशद जरूरत थी। मेरी जेब से निकाली हुई रकम तो मौजूद नहीं थी, लेकिन सोलिता की अलमारी में से मुझे काफी रकम मिल गई। ये नोट मेरी जेब से निकले हुए नोटों से कहीं ज्यादा थे। मैंने उन्हें संभाल कर रख लिया और बाहर जाने के लिए तैयार हो गया। उसी अकबी रास्ते से मुझे वापस जाने में कोई दिक्कत नहीं हुई और मैं सड़क पर पैदल चल पड़ा। तकरीबन 1 मील निकल आने के बाद मैंने टैक्सी पकड़ी और अपने होटल की तरफ रवाना हो गया। मुझे एडमंड रूतरे के बारे में मालूमात हासिल हो चुकी थी। समंदर में जहाज आर्गिनो तलाश कर लेना कोई आसान काम नहीं था, लेकिन उसके बाद इस वक्त एंड्रयू की कमी शिद्दत से महसूस हो रही थी। अगर वो मेरे साथ होता तो 1 से 2 भले की मिसाल सादक आती है। तन्हा ये सारे काम निपटाना मुझे बहुत मुश्किल लग रहा था, खास तौर पर इस शक्ल में कि मैं लंदन से पूरी तरह वाकिफ नहीं था। होटल के बिस्तर पर मुझे काफी कोशिश के बावजूद नींद नहीं आई। मैं अपने मुस्तकबिल पर गौर कर रहा था। वतन की जिंदगी तो एक भूला बसरा ख्वाब बन गई थी। अब तो चारों तरफ मुश्किलात का दौर दौरा था और मैं इन परेशानियों के समंदर में गोता जन था। ओलिव हावर्ड के बारे में भी मालूमात नहीं थी कि वो क्या कर रहा है, यहाँ मौजूद है या चला गया। किस तरह इस सिलसिले में मालूमात हासिल करूं? अगर खामोशी के साथ लंदन से निकल जाने का मौका मिल जाता तो मैं यहाँ से चले जाने को सारी बातों पर तरजीह देता, लेकिन मैं जानता था कि ये काम दूसरे तमाम कामों से ज्यादा मुश्किल है। हावर्ड भी मेरी तरफ से बेखबर ना होगा। सारी रात करवटें बदलते गुजर गई। दूसरा दिन भी कसलमंदी लिए हुए था। फिर दोपहर के खाने के बाद मुझे नींद आ गई और शाम को 7 बजे तक मैं गहरी नींद सोता रहा। उसके बाद जागा तो तबीयत हशाश वशाश थी। आज मैं आर्गिनो की तलाश में बंदरगाह जाने का इरादा रखता था। 8 बजे तक तैयार होकर बाहर निकल आया। एक बुक स्टॉल से लंदन का नक्शा खरीदा और एक जगह खड़े होकर उसका जायजा लेता रहा और फिर एक टैक्सी को इशारा करके उसमें बैठ गया। वार्फ, मैंने ड्राइवर से कहा और ड्राइवर ने टैक्सी आगे बढ़ा दी। थोड़ी देर के बाद मैं वार्फ पहुंच गया। टैक्सी का बिल अदा करके मैं चहलकदमी के अंदाज में आगे बढ़ गया। चारों तरफ गहरा सन्नाटा छाया हुआ था। समंदर में जवार बाटे की सी कैफियत थी। बहुत से जहाज करीबो जवार में खड़े हुए थे, लेकिन एक जहाज की टिमटिमाती हुई बत्तियां मुझे उसकी जानिब मुतवज्जा कर रही थी जिस तरफ से मुझे मालूमात हासिल हुई थी। उनके मुताबिक वही जहाज आर्गिनो हो सकता था। मैंने इधर उधर देखा। गिरदोनवा में चंद अफराद नजर आ रहे थे। ये सब के सब अपने कामों में मसरूफ थे। मैं टहलता हुआ आगे बढ़ गया।
कुछ देर बाद मैंने अपने अकब में किसी के कदमों की आहट सुनी। पिस्तौल पर मेरी गिरफ्त मजबूत हो गई, लेकिन आने वाले के होंठों से हल्की सी सीटियों की आवाज खारिज हो रही थी। वो नीले रंग की डांगरी में मलबूस शायद कोई लॉन्च मैकेनिक था। मैंने पलट कर देखा, वो मेरे पीछे ही आ रहा था। मैंने रुकना मुनासिब नहीं समझा और आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ता रहा। फिर वो मेरे नजदीक पहुंच गया तो मैं उसकी तरफ मुतवज्जा हुआ। हेलो, मैंने उसे मुखातिब किया और वो रुक गया। हेलो सर, उसने खुश इखलाकी से कहा। मैं समंदर में सफर करना चाहता हूँ। तुम वो जहाज देख रहे हो? मैं वहां तक पहुंचने का ख्वाहिशमंद हूँ। आर्गिनो, मेरे मुखातिब ने सवालिया अंदाज में पूछा और मेरे होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। हाँ मेरे दोस्त, क्या इस सिलसिले में तुम मेरी मदद कर सकते हो? मैंने जेब से $10 का नोट निकालकर उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा। ओह ओहो, इस वक्त तुम्हें उस जहाज तक पहुंचाना खासा मुश्किल काम है। तुम क्या करते हो? मैंने पूछा। मैं प्रिंस हेनरी पर मैकेनिक हूँ। यूं करो कि तुम थोड़ी देर इंतजार कर लो, अभी कुछ देर के बाद मुझे प्रिंस हेनरी की लांच लेने आएगी। मैं उस पर तुम्हें उस जहाज के करीब छोड़ दूंगा। क्या वहां तुम्हारे साथी तुम्हारे मुंतजिर होंगे? मैंने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसके साथ ही मैंने $10 के कुछ और नोट निकालकर उसकी तरफ बढ़ा दिए। वो शख्स लालची था जिसका अंदाजा मुझे पहले ही हो गया था। ये तमाम नोट उसने जल्दी से मेरे हाथ से लपक लिए और पुरमसरत अंदाज में बोला, मैं तुम्हारी हर किस्म की मदद के लिए तैयार हूँ, बस थोड़ी देर में लांच आ जाएगी। मगर तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। क्या जवाब दूं दोस्त, हालात ही ऐसे हैं, मैंने सर्द लहजे में कहा। इसी दौरान मैं उसके लिए एक कहानी तैयार कर चुका था। कोई खास बात है क्या? उसने पूछा। औरत कायनात की सबसे बेतबार हस्ती है, मैंने सर्द लहजे में कहा। ओह, इसमें क्या शक है, मैं भी इसी का शिकार हूँ, मैंने जवाब दिया। आओ यहाँ बैठ जाओ, तुम बहुत अफसुर्दा मालूम होते हो, उसने कहा और एक पत्थर की तरफ इशारा किया। हम दोनों उस पत्थर पर जा बैठे। उसने जेब से सिगरेट का पैकेट निकाला और उसमें से एक सिगरेट मुझे ऑफर किया। वक्त गुजारे के लिए मैंने सिगरेट कबूल कर लिया। क्या परेशानी लाहक है तुम्हें? उसने मेरा सिगरेट जलाते हुए पूछा। बस मेरे दोस्त, क्या बताऊं, अपने घर को खुशहाली बख्शने के लिए दिन रात मेहनत करता हूँ और उसी मेहनत में मैंने अपना एक छोटा सा घर तरतीब दिया है जिसमें मेरी बीवी भी है। मैं गैशी को बेपनाह चाहता हूँ। हमने लव मैरिज की थी, इसमें कोई शक नहीं कि गैशी दौलतमंद वालिदैन की बेटी है। उसने मेरी मोहब्बत के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया था। उसने मुझसे कहा था कि उसे दौलत की जरूरत नहीं, वो सिर्फ मोहब्बत की प्यासी है। हालांकि मैंने उसे बहुत समझाया था, लेकिन अफसोस गैशी ने अपना कौल पूरा ना किया। आखिर वो मसाइल से घबरा गई। तुम खुद बताओ, मुझ जैसा गरीब आदमी उसे वो सहूलतें कहाँ मुहैया कर सकता था जो उसे अपने घर में हासिल थी। मैंने उसे बताया था कि मेरे साथ वो मसाइब की जिंदगी गुजारेगी और उसने मुझसे इसका वादा किया था। न सिर्फ वादा किया था बल्कि मुझे उसके लिए मजबूर किया था कि मैं उससे शादी कर लूँ। शादी के सिर्फ 2 साल तक वो ठीक रही। उसके बाद उसे ये एहसास होने लगा कि उसने गलती की है। वो अपने वालिदैन की तरफ लौट नहीं सकती थी, इसलिए उसने गैर जिम्मेदारी के मुजाहरे शुरू कर दिए। और आज जब मैं 3 दिन के बाद अचानक वापस आया हूँ तो गैशी घर पर मौजूद नहीं है। हमारी मुलाजमा का कहना है कि वो अमूमन घर से गायब रहती है, अक्सर बंदरगाह के होटलों में पाई जाती है। मेरे दोस्त, मुझे यकीन नहीं आता, लेकिन मुलाजमा का कहना है कि वो इस वक्त भी आर्गिनो पर मौजूद है। ओह, बड़ी अफसोसनाक बात है। गोया तुम अपनी बीवी की तलाश में वहां जाना चाहते हो। हाँ, लेकिन मैं उसे कुछ न कहूंगा। मैं जानता हूं कि मेरे साथ रहकर उसे कुछ नहीं मिला, मगर कम अज कम मैं उसके झूठ की पोल तो खोल दूंगा और उससे कह दूंगा कि मेरे समझाने के बावजूद उसने मेरी बात ना मानी और अब वो मेरी बेपरवाही पर उतर आई है। क्या फायदा उसे समझाने से? क्या हासिल होगा तुम्हें? कुछ नहीं। मेरी ख्वाहिश है कि वो फिर से अपनी दुनिया में लौट जाए। मैं उसे इस हैसियत से बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं उससे अलहदगी इख्तियार कर लूंगा। मैं उससे कहूंगा कि मैं उसकी राह का पत्थर नहीं बनना चाहता। वो मुझसे छुटकारा पा ले और अपनी पसंद की जिंदगी गुजारे। बेचारा मैकेनिक मेरे लिए अफसुर्दा लहजे का शिकार नजर आता था। वो सिगरेट के कश लेता रहा और फिर गर्दन झटक कर बोला, औरत वाकई नाकाबिले एतबार हस्ती है, मगर उसके लिए खुद को किसी जंजाल में फांस लेना दानिशमंदी नहीं है। मैं इस जंजाल से निकलना चाहता हूँ। मैंने कहा, जरूर निकल जाओ। उसे उसकी सही तस्वीर दिखाकर किनारा कशी इख्तियार कर लो, लेकिन इस सिलसिले में कोई जज्बाती हमाकत ना कर बैठना। जज्बाती हमाकत से क्या मुराद है तुम्हारी? मैंने पूछा। उसे मारने पीटने की जरूरत नहीं, बस उसे उसके हाल पर छोड़ दो। और इतना कहकर वो खामोश हो गया। फिर समंदर की तरफ देखकर बोला, वो लॉन्च आ रही है, मेरे साथ आओ। इशारा पाते ही मैं उसके साथ उठकर आगे बढ़ गया। मैकेनिक बेचारा मेरी कहानी से मुतासिर हो गया था। जब हम वहां पहुंचे तो लॉन्च पर 4 अफराद मौजूद थे, जिनमें 2 इसी तरह के लिबास पहने हुए थे जैसा मेरे दोस्त मैकेनिक ने पहन रखा था। रास्ते में उसने पूछा, तुम खामोशी से जहाज पर जाओगे? जाहिर है, मैंने संजीदगी से कहा। किस तरह जाओगे? मैकेनिक ने सवाल किया। तुम मुझे कोई रास्ता फराहम कर सकते हो? मैंने पूछा। हाँ, रास्ता मिल जाएगा, बस फिर मुझे ऊपर पहुंचने में मुश्किल नहीं होगी, मैंने जवाब दिया और मैकेनिक ने गर्दन हिला दी।
फिर वो मेरे पास से हट गया और शायद अपने दोस्तों को मेरी कहानी सुनाने लगा। लॉन्च सफर करती रही और तकरीबन 20 मिनट बाद जहाज की रोशनियां करीब आ गईं। अर्श दूर से वीरान नजर आ रहा था, अलबत्ता समंदर के सुकून में मौसीकी की धुनें हल्का सा इंतशार पैदा कर रही थी और ये मौसीकी जहाज ही से बुलंद हो रही थी। फिर लॉन्च जहाज के अकबी हिस्से में पहुंच गई। उसका इंजन बंद हो गया था। मैकेनिक ने मेरे लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया और मुझे रास्ता फराहम कर दिया, जिसके सरे पर गुंबद का सा आंकड़ा लगा हुआ था। मैंने रस्से को घुमाकर ऊपर फेंका और आंकड़ा जहाज के किसी हिस्से में फंस गया। उसके बाद मैं अपने दोस्त से हाथ मिलाकर रस्से के जरिए ऊपर चढ़ने लगा। थोड़ी देर बाद मैं ऊपर पहुंच चुका था। वहां से मैंने आंकड़ा निकाल दिया और लॉन्च की वापसी का इंतजार करने लगा। फिर जब लॉन्च निगाहों से उजल हो गई तो मैं गहरी सांस लेकर पलटा। जहाज के 3/4 हिस्से में कबीनों की कितार चली गई थी। मौसीकी की आवाजें काफी तेज थी। मैं एक तरफ चल पड़ा और डेक हाउस के अकब में पहुंच गया। यहाँ मुझे एक खुला दरवाजा नजर आया, जिससे मैं अंदर दाखिल हो गया। एक छोटी और तंग राहदारी थी जहाँ रोशनी नहीं थी, लेकिन उसके इख्तिताम पर एक बंद दरवाजे से बर्तनों के खनखने की आवाजें सुनाई दे रही थी। गालबन ये किचन था। मैं उसके करीब से गुजर कर दूसरी तरफ पहुंच गया। किचन की अगबी सिमत में भी अंधेरा था। मैं उस अंधेरे में आगे बढ़ा ही था कि मेरे बाएं शाने पर आफते नागहानी टूट पड़ी। गालबन निशाना मेरा सर था, लेकिन चौंक गया। मैंने एक लम्हे में जवाबी अमल किया और मेरा दायां पांव चल गया। मेरी लात हमलावर के पेट पर पड़ी और उसी के साथ उसकी नाक मेरे घुंसे की जद में आ गई। हमलावर हल्क से एक कर्बनाक आवाज निकालकर जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन मुझे भी बस मजा आ गया था। ये घुंसा मारते वक्त मैंने बेख्याली में अपना वही हाथ इस्तेमाल किया था जो पहले ही से काफी जख्मी था। बमुश्किल तमाम मैंने अपनी ग्रहों को रद्द किया था और फिर फौरन ही अपनी तकलीफ को भूलकर मैंने हमलावर की खबर ली थी, जो चकराकर जमीन पर गिर पड़ा था, लेकिन चंद ही सानियों में उठने वाला था। मैं पलटकर छाने के बल उसके सीने पर गिरा और अपने जिस्म से उस पर भरपूर ज़रब लगाई। मेरे नीचे दबा हुआ शख्स दोबारा करबनाक आवाज में चीखा, रुक जाओ, प्लीज रुक जाओ, मैं खुद को तुम्हारे हवाले करने को तैयार हूँ, रुक जाओ। उसकी आवाज में इल्तिजा थी। मैंने सीधे होकर एक उठना उसके सीने पर रख दिया और करख्त लहजे में बोला, एडमंड रूतरे कहाँ मिलेगा? क्या? उसने भिंची भिंची आवाज में कहा और फिर खांसते हुए बोला, खुदा के वास्ते ये वजन मेरे सीने से हटाओ, मेरा दम घुट रहा है, मैं मर जाऊंगा, प्लीज। मैंने उसके सीने पर दबाव कम कर दिया। रूतरे कहाँ है? मुझे नहीं मालूम, मैं खुद उसकी तलाश में यहाँ आया हूँ। मगर तुम कौन हो? क्या तुम्हारा ताल्लुक इस जहाज से नहीं है? उसने पूछा और मैं आंखें फाड़ फाड़ कर उसे देखने लगा। मुझे उसके खदोखाल कुछ जाने पहचाने हुए लग रहे थे और फिर चंद लम्हों बाद ही मैंने उसे पहचान लिया। मुझे शदीद हैरत हुई थी। ये शख्स अगर मेरा अंदाजा गलत नहीं था तो गोनी मकलारेंस के अलावा और कोई नहीं हो सकता था। मैं फौरन ही उसके ऊपर से हट गया, लेकिन हटने से पहले मैंने उसके दोनों हाथ देख लिए थे। उसका पिस्तौल नजदीक ही पड़ा हुआ था और गालिबन उसी पिस्तौल के दस्ते से उसने मेरे सर पर ज़रब लगाने की कोशिश की थी और सर के बजाय मेरा शाना उसका हदफ बन गया था। हेलो गोनी मकलारेंस, मैंने उसका गिरेबान पकड़कर उसे उठाते हुए कहा और गोनी दोनों हाथ जमीन पर टेक कर पाँव फैलाकर बैठ गया। आह, तुमने शायद मेरी नाक का बांसा तोड़ दिया है। मैं शदीद तकलीफ और अज़ियत का शिकार हूँ। सॉरी दोस्त, अगर मैं ऐसा ना करता तो तुम मेरे सर की हड्डी तो तोड़ ही चुके होते। मुझे अफसोस है, मगर तुम हो कौन? गोनी ने पूछा। बस यूं समझो कि मैं भी तुम्हारी तरह गलत तरीके से इस जहाज तक पहुंचा हूँ। मगर क्यों? गोनी ने मुतहयराना अंदाज में सवाल किया। वो भी मेरी ही मानिद आंखें फाड़ फाड़ कर मुझे घूर रहा था, लेकिन मुझे यकीन था कि अगर वो शख्स रोशनी में भी मुझे पहचानने की कोशिश करे तो मैं उसकी समझ में नहीं आऊंगा। मेरे होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। मैं जो कोई भी हूँ, मगर तुम मुझे नहीं जानते। अलबत्ता मैं तुमसे बखूबी वाकिफ हूँ, जाहिर है, वरना तुम मेरा नाम लेकर मुझे क्यों पुकारते? फिर भी मेरे एक सवाल का जवाब दे दो, तुम किस मकसद के तहत जहाज पर आए हो? शायद हम दोनों का एक ही मकसद हो, मैंने जवाब दिया और गोनी गहरी गहरी सांसें लेने लगा। मैं नहीं समझ सकता, तुम्हारी सूरत और खदोखाल मेरे लिए बिल्कुल अजनबी हैं। यकीनन तुम मुझे कभी नहीं पहचान सकोगे। यहाँ से उठो, मेरा ख्याल है ये जगह बिल्कुल मखदूश है। फिर हम दोनों उस जगह से उठकर जहाज के एक कोने में आ गए। यहाँ से थोड़े फासले पर एक कैबिन के सामने के हिस्से में एक बल्ब रोशन था, जिसकी मध्यम रोशनी यहाँ तक पहुँच रही थी। मैंने रोशनी में गोनी की शक्ल देखी। उसकी नाक से खून बहकर ठोड़ी और गर्दन तक आ गया था। मैंने अपना रुमाल निकालकर उसे देते हुए कहा, इसे अपनी नाक दबा लो, खून बंद हो जाएगा। मैं शदीद तकलीफ में हूँ, मेरा सर चकरा रहा है। अगर तुम इजाजत दो तो मैं विस्की के चंद घूंट ले लूं। विस्की? मैंने पूछा। हाँ, मेरी जेब में मौजूद है। विस्की की जगह पिस्तौल तो नहीं निकल आएगा? मैंने उसके पिस्तौल का रुख उसी की तरफ करते हुए कहा। मेरी जेब में दूसरा पिस्तौल मौजूद है, मगर ऐसा नहीं होगा, गोनी ने कहा और मेरे बदन में सर्द लहरें दौड़ गई। गोनी अगर खुद इसका इंकिशाफ न कर देता तो मैं तो मार खा सकता था।
मैंने बर्क रफ्तारी से झपट कर उसका पिस्तौल उसकी जेब से निकाल लिया। गोनी ने कोई एतराज नहीं किया। वो बहुत शिकस्ता नजर आ रहा था और बार बार रुककर गहरी गहरी सांसें लेने लगता था। फिर उसने चिपटी सी वो शीशी निकाली जो उसके कोट की दाईं जेब में मौजूद थी। बड़ी बेसब्री से उसने शीशी की डाट खोलकर उसे मुंह से लगा लिया और उसकी तलछट तक पी गया। फिर उसने शीशी एक तरफ डालते हुए मेरा शुक्रिया अदा किया। मुझे अपने बारे में कुछ और बताओ, वो भर्राई हुई आवाज में बोला। तुम मुझे पेड्रो कह सकते हो, मैंने हंसते हुए कहा। रूतरे को क्यों तलाश कर रहे हो? मैंने कहा ना कि हमारा मकसद एक ही है। मेरी मुस्कुराहट गहरी हो गई। तुम मेरे मकसद के बारे में क्या जानते हो? चलो इशारे के तौर पर एनी पार्कर का नाम बताए देता हूँ, मैंने कहा। और फिर मुझे महसूस हुआ कि गोनी की सांसों की रफ्तार तेज हो गई है। उसके चेहरे से शदीद कश्मकश का इजहार हो रहा था। फिर उसने थकी हुई आवाज में कहा, क्या तुम भी? हाँ मैं भी। मेरा जवाब बहुत मुख्तसर था। तुम्हारे ख्याल में वो यहाँ मौजूद है? मुझे यकीन है, मैंने जवाब दिया। मेरा ज़हन तेजी से काम कर रहा था। मैंने फौरी तौर पर प्लानिंग कर डाली थी। तो फिर क्या इरादे हैं तुम्हारे? गोनी ने पूछा। एनी पार्कर को अगवा करूंगा। तुम्हारे दूसरे साथी भी मौजूद हैं जहाज पर? गोनी ने सवाल किया। पहले तुम मेरी बात का जवाब दो। एतमाद करोगे मुझ पर? गोनी ने पूछा। चलो कर लूंगा, जवाब दो। मैं बिल्कुल तनहा हूँ। यूं समझो कि मैं इस सिलसिले में तुमसे पीछे हूँ। मुझे यहाँ सिर्फ एनी पार्कर की मौजूदगी का शक था। अगर यकीन होता तो शायद मैं तनहा ना आता। वैसे मेरे दोस्त साथी लॉन्च लिए बाहर घूम रहे हैं। मैं तो एनी पार्कर की यहाँ मौजूदगी की तस्दीक करने आया था। अब क्या प्रोग्राम है? मैंने पूछा। इस वक्त तो मैं तुम्हारे कब्जे में हूँ। मेरा क्या प्रोग्राम हो सकता है? गोनी बेबसी से बोला। मुश्तरका प्रोग्राम बनाओगे? मैंने सवाल किया। मजाक कर रहे हो? भला मुझ पर काबू पाने के बाद तुम ऐसी कोई कार्रवाई क्यों करोगे? अगर मैं ऐसा करूं तो? मैंने एक एक लफ्ज पर जोर देते हुए कहा। मेरे लिए इससे ज्यादा खुशी की बात क्या होगी? गोनी ने जवाब दिया। तब हाथ लाओ। आर्गिनों की इस तारीख गोशे में हम अपनी दोस्ती का आगाज करते हैं। मैं तुम्हें अपना नाम बता चुका हूँ, तफसील बाद में बताऊंगा। हम पहले एनी के मामले से निमट लेते हैं। गोनी ने नहायत गर्मजोशी से अपना हाथ मेरे हाथ में दे दिया और नहायत पुरमसरत अंदाज में बोला, वाकई ये मुलाकात खतरनाक भी है और दिलचस्प भी। हरचंद कि मैं तुमसे वाकिफ नहीं हूँ पेड्रो, लेकिन तुम्हारी फुर्ती और तुम्हारा एतमाद बताता है कि तुम मामूली लोगों में से नहीं हो। ये बताओ कि तुम मेरे बारे में क्या जानते हो? यही कि लंदन की जेरे जमीन दुनिया के सुपर स्टार में से हो। मैंने मुस्कुरा कर कहा। और तुम? गोनी ने पूछा। मैं लंदन में नवाज हूँ, लेकिन हालात से नावाकिफ नहीं। खूब, बहुत खूब। गोनी भी मुस्कुराने लगा। मुझे मालूम है कि एनी पार्कर को सबसे पहले तुमने होटल में इस्तकबालिया दिया था। अब ये दूसरी बात है कि कर्बी फोस्टर और हैमर लंकास्टर जैसे लोग भी वहां पहुंच गए, लेकिन उनमें से कोई भी एनी पार्कर पर काबू ना पा सका। अगर तुम्हारी मालूमात ज्यादा वसी हैं तो शायद तुम्हें इस बात का इल्म हो गया होगा कि एनी पार्कर को किसी ने वहां से कबल अज वक्त फरार करवा दिया था। एक वेटर की मार्फत उसे किसी टेलीफोन की इतला देकर, और वो शख्स खुद भी अभी तक एनी पार्कर को नहीं पा सका। हाँ, ये बात मुझे मालूम है। गोनी के लहजे में हैरत थी। तो फिर यूं समझ लो कि वह शख्स तुम्हारा दोस्त पेड्रो था। हालात जरा मुख्तलिफ रुख इख्तियार कर गए, वरना एनी पार्कर का सारा खेल खत्म हो चुका होता। एनी पार्कर हालात को समझकर रोपोश हो गई। उसे अंदाजा हो गया था कि वो मैरी स्मिथ के मसनूई नाम से छुप नहीं सकती। फिर अचानक एक तीसरी शख्सियत दरमियान में आ कूदी और ये फ्रांस का एडमंड रूतरे था। रूतरे ने न जाने क्या चाल चली कि अब एनी पार्कर उसके कब्जे में है और यकीनन वो इस जहाज में मौजूद है। लंकास्टर और फोस्टर जैसे लोग भी एनी की तलाश में है। मुमकिन है उन्हें भी इस जहाज की बनक मिल गई हो, लेकिन उनके पहुंचने से कबल अगर हम एनी पार्कर को गायब कर दें तो क्या हम उन पर सबकत हासिल नहीं कर लेंगे? ओह मेरे दोस्त पेड्रो, तुम वाकई हैरत अंगेज हो, इंतहाई हैरत अंगेज। हालांकि अभी मैं तुम्हारी सूरत भी ठीक से नहीं देख पाया हूँ, लेकिन तुम्हारी सलाहियतों का कायल हो गया हूँ। अगर वाकई खुलूस से दिल से तुम मेरे साथ मिलकर एनी पार्कर के सिलसिले में काम करने के लिए तैयार हो तो मैं तुम्हें खुशामदीद कहूंगा। अभी तुमने कहा है कि तुम लंदन में अजनबी हो, तो गोनी के साथ मिलकर तुम लंदन में भी अजनबी न रहोगे, बल्कि तुम्हें यहाँ की जेरे जमीन दुनिया में एक खास मुकाम हासिल हो जाएगा। गोनी इस बुरा आदमी जरूर है, लेकिन इस बुरे आदमी में चंद अच्छाइयां भी हैं। अगर इन हालात में तुमने इस पर काबू पाने के बाद उसकी जानिब दोस्ती का हाथ बढ़ाया है तो फिर बेहतर हालात में वो हमेशा तुम्हारा दोस्त रहेगा। गोनी डेयर, मैंने तुम पर एतमाद करके ही ये कदम उठाया है। अब इस सिलसिले में तमाम खदशात को ज़हन से निकाल देते हैं। अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? नाक के गुंसे ने मुझे शदीद तकलीफ में मुब्तला कर दिया है, लेकिन तुम्हारी दोस्ती ने मुझे तकवीयत दी है। तो फिर लो, ये अपना पिस्तौल पकड़ो, आओ और एनी पार्कर को तलाश करते हैं। गोनी ने पिस्तौल मेरे हाथ से लेकर उसे जेब में रख लिया। क्या ख्याल है, जहाज में अभी काफी रौनक है, क्या हम एनी पार्कर को अगवा करने में कामयाब हो जाएंगे? गोनी ने कहा। पहले तो उसका पता चलाते हैं, उसके बाद अगर यहाँ देर भी लगी तो कोई हर्ज नहीं। तुम्हारी वो लाश यहाँ से कितनी दूर है?
बस वो समंदर में गश्त करती रहेगी, चाहे सारी रात क्यों ना गुजर जाए। अगर मेरा वापसी का प्रोग्राम होगा तो मैं उसे सिग्नल दूंगा और लॉन्च फौरन मतलूबा मकाम तक पहुंच जाएगी। गोनी ने जवाब दिया, वेरी गुड, तो फिर आओ एनी पार्कर को तलाश करते हैं, मैंने कहा, और गोनी मेरे साथ आगे बढ़ गया। खून आलूद रुमाल उसने एक तरफ फेंक दिया था। फिर हम एक और रायदारी से गुजरकर उस बड़े सैलून की जानिब चल पड़े जिसमें बड़े बड़े रोशनदान लगे हुए थे और उन रोशनदानों की शीशों से दूसरी जानिब आसानी से देखा जा सकता था। हमने एक शीशे से अंदर झांका। अंदर बहुत बड़े हाल में मौजूद लोग जुए और शराब में मदहोश थे। हमने वहां बैठे हुए एक एक शख्स को देखा और दफतन गोनी ने मेरा शाना दबाया। वो देखो, वो देखो, वो कोने वाली मेज पर। गोनी के कहने से पहले ही मैंने एनी पार्कर को देख लिया था। सामने ही डॉलरों की गड्डियां जमी हुई थी और जुआ हो रहा था। एक चौड़े जाने वाला शख्स भी एनी पार्कर के साथ था। गोनी ने मुझे बताया, यही रोतरे है। मेरी कनपटियां गर्म होने लगी। एनी पार्कर किसी बात पर कहकर लगा रही थी। उसके चेहरे से जरा भी तरद्दुद का इजहार नहीं होता था। यूं लगता था जैसे उसे अगवा करके ना लाया गया हो, बल्कि वो खुद अपनी मर्जी से यहाँ आई हो। हम दोनों दिलचस्पी से अंदर के मनाजर देखते रहे। फिर गोनी ने कहा, इस माहौल को देखकर अंदाजा होता है कि हमें यहाँ ज्यादा देर तक रुकना होगा, कम अज कम उस वक्त तक जब तक ये लोग थक ना जाएं और यहाँ से उठने का फैसला ना कर लें। इसमें कोई हर्ज नहीं, लेकिन ये वक्त हमें यहीं आस पास रहकर गुजारना होगा। आओ उसके सामने की सीम चलते हैं। हाल से बाहर निकलने का रास्ता वही है, वहां से हम इन लोगों को गुजरते हुए देख सकते हैं। मैंने और गोनी ने एक मुनासिब जगह मुंतखब कर ली और यहाँ रोपोश हो गए। गोनी बैठकर अपनी नाक टटोलने लगा। हम दोनों देर तक खामोश रहे। फिर गोनी ने पूछा, लंदन में तुम कहाँ से आए हो? जमीका से। पिछले 2 साल से मैं जमीका में था। मैंने कहा, एनी पार्कर के बारे में कहाँ से मालूम हुआ? स्विट्जरलैंड से मेरे आदमियों ने इतला भेजी थी। मैंने मुख्तसर वजाहत की। अगर वो हमें हासिल हो जाए तो फिर क्या प्रोग्राम होगा? अब ये प्रोग्राम तनहा मेरा नहीं रहा, मैं तुम्हारे प्रोग्राम को फकीयत दूंगा, मैंने जवाब दिया। गोनी तजस्सुस भरे अंदाज में मुझे देखने लगा। फिर उसने असर अंगेज लहजे में कहा, मैंने इससे कबल तुम जैसा इंसान नहीं देखा। तुम यार बाश किस्म के इंसान मालूम होते हो और शायद किसी के दोस्त बनने के बाद तुम उसके लिए अपने सारे मफादात भूल जाते हो। बहरहाल ये बात की बात है, हम उसके लिए क्या करेंगे? पहले तो इसे यहाँ से ले जाने का मामला है। ठीक है गोनी, कहाँ ले जाओगे? क्या सकारा में? मैंने पूछा। गोया इस सिलसिले में भी तुम मुझ पर एतमाद करोगे 100%, और उसकी बुनियादी वजह यह है कि लंदन में मेरे पांव इतने मजबूत नहीं जितने तुम्हारे हैं। मैंने जिस आर्जी जगह का इंतखाब किया था वो ज्यादा महफूज नहीं है। उसके बरकस मुझे यकीन है कि तुम इसकी हिफाजत के लिए किसी मकूल जगह का इंतजाम कर सकते हो। तुम इसकी फिक्र मत करो, मैं सब ठीक कर लूंगा। इस वक्त रात के तकरीबन 3 बजे थे जब हमने रूतरे और एनी पार्कर को उस हाल से निकलते हुए देखा। एनी हंसती हुई बाहर निकली थी और फिर वो रूतरे के साथ आगे बढ़ गई। उन दोनों के साथ कोई तीसरा शख्स बाहर नहीं आया था। वो कैबिनों की कतार की जानिब बढ़ गए। हम दोनों निहायत एहतियात से उनका ताक़ुब कर रहे थे। एक कैबिन के सामने रूतरे रुका। दोनों के दरमियान कुछ गुफ्तगू हुई जो यकीनन रस्मी होगी और उसके बाद एनी कैबिन में चली गई। फौरन ही 2 मुसल्ला जवान कैबिन के दरवाजे पर आकर जम गए। उसके बाद रूतरे वहां से आगे बढ़ गया। उस कमबख्त ने न जाने क्या कहकर उसे शीशे में उतारा है। दोनों के दरमियान खासी बेतकल्फी मालूम होती है। गोनी ने कहा, मैंने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया था। मैं इन दोनों मुसल्ला अफराद के बारे में सोच रहा था जो कैबिन के दरवाजे पर खड़े हुए थे। गोनी भी खामोश था। कुछ देर बाद मैंने गोनी को इशारा किया और हम दोनों वहां से हट आए। तुम यहाँ रुककर उस कैबिन पर निगाह रखो गोनी, मैं अभी आता हूँ। उसके जवाब का इंतजार किए बगैर मैं उस तरफ चल पड़ा जिधर किचन था। यहाँ मुझे 10 मिनट इंतजार करना पड़ा। सफेद कोट और स्याह पतलून में एक वेटर किचन से ट्रे लेकर निकला तो मैं होशियार हो गया। मेरी निगाहों ने वेटर के कदो कामत का जायजा ले लिया था। गोया काम चल सकता है, मैंने सोचा और वेटर के रायदारी में घूमने का इंतजार करने लगा। जैसे ही वेटर मेरे नजदीक आया मैंने अचानक उसके सामने आकर कहा, ओह वेटर प्लीज ये ट्रे नीचे रख दो। ये अल्फाज मैंने निहायत नरमी से अदा किए थे। वेटर ने हैरान होकर ट्रे नीचे रख दी और जब वो ट्रे रखकर सीधा हुआ तो मेरे तूफानी घूंसे ने उसका सर चकरा दिया। अब मैं इतना बेवकूफ भी नहीं था कि दोबारा अपने जख्मी हाथ को इस्तेमाल करता। मेरे दूसरे घूंसे ने वेटर को जमीन पर लिटा दिया और उसके बाद का काम भी निहायत फुर्ती से करना पड़ा था। वेटर को एक गोशे में डालकर मैंने ट्रे उठाई और इत्मीनान से चलता हुआ उस रायदारी में आ गया। फिर तेज रफ्तारी से कदम बढ़ाता हुआ मैं उन दोनों की तरफ चल पड़ा जो मेरी आमद पर चौंक कर मुझे देखने लगे थे। लेकिन मेरे हुलिये और मेरे हाथों में मौजूद ट्रे ने उन्हें कोई शक न होने दिया और वह बस मुझे देखते ही रहे। हेलो, मैंने मुस्कुराते हुए कहा और ट्रे उनसे थोड़े फासले पर रख दी और उसके बाद मैंने अपना कॉलर दुरुस्त किया, बालों पर हाथ फेरा और मुस्कुरा कर उनकी तरफ देखा। वो दोनों भी इखलाकन मुस्कुरा दिए थे। मैं उनके बहुत करीब पहुंच गया था। अपना हुलिया दुरुस्त करने के बाद मैंने इस तरह रुख बदला जैसे झुककर ट्रे उठा रहा हूँ।
वो दोनों मेरी तरफ से बिल्कुल मुतमईन थे। फिर अचानक मेरे जूते की एड़ी पूरी कुव्वत से उनमें से एक के मुंह पर पड़ी और उसके बाद यकायक मैंने पलटकर दूसरी लात दूसरे के पेट पर रसीद कर दी। दोनों के हल्क से हल्की सी आवाजें निकली, लेकिन मैंने बर्क रफ्तारी से उनकी कनपटियों पर हाथ रखा और उनके सारे एक दूसरे से टकरा दिए। वो बुरी तरह बदहवास हो गए थे। एक एक घूंसा उनकी गर्दन पर रसीद करने के बाद गोया मैं अपने काम से फारिग हो चुका था। मैंने उन्हें लहराकर गिरने से रोका और निहायत इत्मीनान से घसीटकर रायदारी के एक सुनसान गोशे में डाल दिया। दोनों बेहोश हो चुके थे। इस काम से फारिग होकर मैं दोबारा उस कैबिन के दरवाजे पर पहुंच गया। मुझे जो कुछ करना था निहायत फुर्ती से कर लेना था, क्योंकि किसी भी वक्त किसी भी कैबिन का दरवाजा खुल सकता था और कोई भी बाहर आ सकता था। बेहोश पहरेदार भी ऐसी जगह नहीं थे कि वो निगाहों से पोशीदा रह सकते, उन्हें आसानी से देखा जा सकता था। बहर सूरत मैंने ट्रे उठाई और एनी पार्कर के कैबिन के दरवाजे पर पहुंच गया। कैबिन पर दूसरी बार दस्तक देने से एनी पार्कर की आवाज सुनाई दी। उसकी आवाज से झंझलाहट नुमाया थी, शायद वो सोने की तैयारी कर रही थी। कौन है, क्या बात है? एनी ने तलखी से कहा। मदाम प्लीज एक लम्हे के लिए, मैंने आइजाना लहजे में कहा। उसके साथ ही एनी पार्कर ने दरवाजा खोल दिया। पहले उसने मुझे देखा, फिर मेरे हाथों में पकड़ी हुई ट्रे को और उसके बाद पीछे हट गई। क्या लाए हो इस वक्त? उसने ताज्जुब से पूछा। आपकी आजादी, मैंने गर्दन खम करके जवाब दिया और ट्रे एक जानिब रख दी। क्या मतलब? एनी पार्कर हैरत ज़दा थी। जी मादाम एनी पार्कर, क्या आप मेरे साथ चलना पसंद करेंगी? मैंने कहा। उसकी हैरत बदस्तूर कायम थी। इस जहाज से दूर लंदन की पुरफिजा आबादी में मैंने दोबारा गर्दन खम करके कहा और एनी पार्कर खौफजदा अंदाज में पीछे हट गई। तुम कौन हो? मैं कहीं नहीं जाऊंगी। ओह माफ कीजिएगा, मैं तो मजाक कर रहा था। दरअसल मिस्टर रूतरे मेरे जरिए आपके ख्यालात मालूम करना चाहते थे। उनका ख्याल था कि आप यहाँ इस जहाज में बोर हो गई हैं। क्या ख्याल है? पता नहीं तुम क्या बकवास कर रहे हो। सॉरी, आप ये जूस लीजिए। ये कहकर मैं ट्रे की जानिब बढ़ गया और इस अंदाज से बढ़ा कि मुझे एनी पार्कर के बिल्कुल करीब से गुजरना पड़ा। इसी दौरान मैं अंदाजा लगाना चाहता था कि एनी पार्कर कहीं जाने के लिए तैयार है या नहीं, या इसके लिए कोई और कोशिश करना पड़ेगी। मुझे अंदाजा हो गया था कि वो इस जहाज से कहीं जाने के लिए तैयार नहीं है। न जाने एडमंड रूतरे ने क्या चलाया था। बहरहाल एनी के करीब से गुजरते हुए मेरा एक हाथ उसकी गद्दी पर पड़ा और दूसरे हाथ ने उसकी कनपटी को लिया। बस ये 2 ज़रबें काफी थी। एनी पार्कर मेरे बाजुओं में झूल गई। मैंने उसे उठाकर कंधे पर डाला और कमरे के दरवाजे से बाहर निकल आया। गोनी को फितरी तौर पर मेरी कार्रवाइयों से लाइलम नहीं होना चाहिए था। मुझे यकीन था कि वो सब कुछ देख रहा होगा और ये गलत नहीं निकला। जैसे ही मैं रायदारी के आखिरी सरे पर पहुंचा, उसने जल्दी से आगे बढ़कर कहा, लाओ इसे मेरे शाने पर डाल दो। थैंक यू गोनी। मैंने बेहोश एनी पार्कर को उसके हवाले किया और पिस्तौल निकालकर चारों तरफ देखने लगा। अब एक लम्हा भी यहाँ नहीं रुकना चाहिए, गोनी बोला। ठीक है, मगर तुम्हें अपने लोगों को बुलाना पड़ेगा। आओ मेरे साथ चलें। आओ, लेकिन तुम्हें अपने गिरदो पेश पर निगाह रखनी होगी। ये कहकर गोनी चल पड़ा। हम दोनों जहाज के अरशे के अकबी हिस्से में आ गए। गोनी ने एक जगह खड़े होकर चारों तरफ निगाह दौड़ाई। जहाज से काफी दूर समंदर में 2 सब्ज रोशनियां नजर आ रही थी जो मखसूस तर्ज की थी। गालिबन ये उस लांच की पहचान थी। गोनी ने बेहोश एनी को नीचे लिटा दिया और फिर जेब से एक टार्च निकालकर लांच को सिग्नल देने लगा। उसने टार्च को दायरे की शक्ल में घुमाना शुरू कर दिया था। मेरी निगाहें भी लांच पर लगी हुई थी। मैंने लांच पर भी ऐसा ही सिग्नल देखा था। लांच वालों ने गोनी को रोशनी के अल्फाज में जवाब दिया था। गोनी ने गहरी सांस लेकर टार्च जेब में डाल ली। वो आ रहे हैं, उसने कहा और इतराफ में निगाहें दौड़ाने लगा। फिर बोला, हमारी ये कामयाबी लंदन के जेरे जमीन हलकों में खलबली मचा देगी। रोतरे पागल हो जाएगा। नहायत होशियारी से आगे बढ़ना होगा पेड्रू। ये सारी बातें किसी मुनासिब जगह चलकर करेंगे गोनी, मैंने कहा और गोनी गर्दन हिलाने लगा। लांच करीब आई तो गोनी ने एक बार फिर उसे सिग्नल दिया और लांच जहाज से आ लगी। उसके फौरन बाद एक रस्सा ऊपर फेंका गया जिसे गोनी ने लपक लिया और फिर रस्से को नहायत फुर्ती से ऊपर बांध दिया। इसे लेकर नीचे उतरना खासा मुश्किल होगा, गोनी पुरख्याल अंदाज में बोला। मैं कोशिश करता हूँ, मैंने कहा। हालांकि मेरा एक हाथ जख्मी था, इसके अलावा मुझे ऐसे कामों की कोई मशक भी नहीं थी, लेकिन मैंने हिम्मत कर ली। जख्मी हाथ से मैंने एनी को कंधे पर संभाला और रस्से की तरफ बढ़ा। जूते उतारकर नीचे लांच पर फेंके और फिर पैरों के अंगूठे रस्से में फंसाकर एक हाथ के सहारे नीचे उतरने लगा। मैंने ये कोशिश तो कर डाली थी, लेकिन दर हकीकत छुट्टी का दूध याद आ गया था। जख्मी हाथ जिसमें ठेसें उठ रही थी, कुचला हुआ बदन जो अब भी जगह जगह से दर्द कर रहा था, नीचे लांच, ऊपर एक मखदूश जहाज जिस पर किसी भी लम्हे एडमंड रूतरे के आदमी पहुंच सकते थे और गोलियां बरसाकर हमारा खात्मा कर सकते थे। इसके अलावा एनी पार्कर का सेहतमंद बदन, फिर समंदर, जरा सी लग्जश से सारा खेल बिगड़ सकता था। ये चंद गज का सफर मेरे लिए दर हकीकत जिंदगी और मौत का सफर था।
जब मेरे पाँव ने लांच के किनारे छुए और 2-3 आदमियों ने मेरे बदन को संभाला तो मुझे यकीन नहीं आया कि मैं जिंदा व सलामत इस छोटी सी बुलंदी से नीचे पहुंच गया हूं। एनी पार्कर को गोनी मैक्लारेंस के आदमियों ने संभाल लिया था। मेरे नीचे उतरते ही गोनी ने रस्सा पकड़ लिया था और वो भी फिसलता हुआ नीचे आ रहा था। उसने रस्से के बकिया हिस्से को पानी में फेंक दिया और अपने आदमियों से बोला, फौरन लांच स्टार्ट करके पूरी रफ्तार से चल पड़ो। ओके चीफ, जवाब मिला और दूसरे इलम में लांच जहाज से दूर होने लगी। अभी तक जहाज वालों को इस कार्रवाई का कोई इल्म नहीं हो सका था। मैं लांच के एक तख्ते पर बैठकर गहरी गहरी सांसें ले रहा था। इसी वक्त गोनी मेरे करीब आया। हेलो पेड्रू। हेलो गोनी, मैंने जवाबन कहा। मैं तुम्हें इस जबरदस्त कामयाबी पर मुबारकबाद देता हूँ। गोनी ने मेरे शालने पर हाथ रखते हुए कहा, शुक्रिया गोनी, हम दोनों ही मुश्तरका तौर पर इस मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। यकीनन पेड्रो, तुम्हारी दोस्ती मेरे लिए बड़ी कारआमद है और तुम्हारी कारकर्दगी देखकर मैंने ये अंदाजा लगाया है कि हम दोनों मिल जाएं तो लंदन की ज़ेर ज़मीन दुनिया में तहलका मचा देंगे। कोई दूसरा हमारे मुकाबले पर आने की जुर्रत नहीं कर सकेगा। मैं एक हल्की सी हंसी के साथ खामोश हो गया। गोनी चंद लम्हात मेरे पास रुका, फिर एनी पार्कर को देखने लगा जो लांच के निचले हिस्से में बेहोश पड़ी हुई थी। वैसे पेड्रू, ये लड़की मेरे लिए बेहद पुरअसरार है। अरबपति बाप की बेटी नहायत मखदूश हालात में मारी मारी फिर रही है। इसके बाप ने भी अभी तक इसके लिए तशवीश जाहिर नहीं की। अब करेगा, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। गोनी भी हंस पड़ा। तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते पेड्रू के कल से क्या दिलचस्प हंगामे होंगे। पहले तो रोतरे ने किसी को अपनी आमद की हवा भी नहीं लगने दी होगी, लेकिन अब वो लंदन के मुजरिमाना हलकों में एक एक की खबर लेगा। कहीं दोस्ती के हवाले देगा, कहीं जुल्म तशद्दुद से काम लेगा। वैसे चीज ये भी ऊंची है, अच्छे खासे ताल्लुकात रखता है, खुसूसन हुकूमत के कुछ आला ओहदेदारान से इसका बड़ा गठजोड़ है। सारे काम बआसानी निकाल लेता है। ताहम ये कहते कहते गोनी खामोश हो गया। मैं भी खामोश बैठा हुआ था। लांच तेज रफ्तारी से जा रही थी और फिर कुछ देर बाद एक साइल से जा लगी। यहाँ भी गोनी के आदमी मौजूद थे। एक लंबी और चमकदार स्टेशन वैगन में एनी पार्कर को लादा गया। मैं, गोनी और 2 मजीद अफराद जिनमें एक ड्राइवर था उस वैन में बैठ गए। वैन में मौजूद उस आदमी के पास स्टेन गन रखी हुई थी। गोनी के हुक्म पर वो चल पड़ा और उसके बाद एक तवील सफर तय किया गया। फिर बहुत देर बाद हम मंजिल मकसूद पर पहुंचे। एक खुशनुमा इमारत थी जो काफी कुशादा थी। पोर्च में स्टेशन वैगन रुक गई। एनी पार्कर आहिस्ता आहिस्ता होश में आने लगी थी। उसके हलक से एक आध करार निकली थी। फिर जब उसे उठाकर उसके कमरे में पहुंचाया गया तो उसकी आंखें खुल गईं। मैं और गोनी उसके पास मौजूद थे। उसने अजनबी निगाहों से हम दोनों को देखा, फिर संभल कर उठ गई। अब वो वहशत ज़दा नजरों से इधर उधर देख रही थी। मुझ पर निगाह पड़ी तो उसने खौफजदा लहजे में कहा, तुम वही वेटर हो ना जो जी मदाम, मैं वही हूँ, मैंने झुक कर कहा। मगर ये जगह, मेरा मतलब ये जहाज का कैबिन तो नहीं है। ये जगह बहुत पुरसकून है बेबी, आराम करो, तुम्हें यहाँ कोई तकलीफ नहीं होगी, मेरे बजाय गोनी ने कहा। तुम गोनी मैक्लारेंस हो ना? एनी पार्कर ने गोनी की जानिब बगौर देखते हुए कहा। गोनी के होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। हाँ मादाम, मैं गोनी ही हूँ। लाया गया है तुम्हें फिल वक्त, आराम करो। किसी चीज की जरूरत महसूस कर रही हो तो बताओ, बाकी गुफ्तगू सुबह होगी। मेरा मतलब है मैं। एनी की आवाज लड़खड़ा रही थी। मैंने कहा ना बेबी, तुम यहाँ बिल्कुल महफूज हो, किसी किस्म की फिक्र ना करो। आओ डियर, बाहर चलते हैं, बेबी को आराम करने दो, गोनी ने कहा और मैं उसके साथ बाहर निकल आया। गोनी ने बाहर से दरवाजा बंद कर दिया था। रास्ते में मैंने उससे पूछा, कमरा महफूज है ना? मेरा मतलब है अगर वो भागने की कोशिश करे तो क्या इसमें कामयाब हो सकती है? मैंने वजाहत तलब की। सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं उसे इसलिए ऐसी जगह लाया हूँ कि जहाँ उसकी कोशिश कारगर नहीं हो सकेगी। यह इमारत एक बहुत ही नेक नाम शख्स की मलकियत है। कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि यहाँ मुझ जैसे इंसान का तसल्लुत हो सकता है। ओह, और उस शख्स का वजूद? मैंने सवाल किया। बस उसका एक नाम जरूर है, लेकिन वो खुद आलम वजूद में नहीं। अलबत्ता उसके नाम से बहुत से ऐसे काम होते हैं जिनका ताल्लुक रफ़ाए आम्मा से है और लोग बस इस इमारत की इज्जत करते हैं। पुलिस या कोई दूसरा शख्स इस इमारत की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकता, गोनी ने कहा। फिर हम दोनों एक कमरे में जा बैठे। गोनी ने एक मुलाजमा को तलब करके काफी मंगाई, फिर मुझसे मुखातिब होकर बोला, हाँ तो डेयर पेड्रू, तुम्हारे तावन से मैं एक ऐसी कोशिश में कामयाब हो गया हूँ जो मेरी दिली ख्वाहिश थी। लंदन के ज़ेरे ज़मीन हलकों की एक अलग सियासत है। यहाँ हर शख्स अपने मकाम और इख्तियारात के तयन का ख्वाहान रहता है। इन हलकों में तवील अरसे से हैम्बर लंकास्टर की हुक्मरानी चली आ रही है। छोटे लोग तो खैर उसकी राह में आने की कोशिश ही नहीं करते, बस बड़ों में चलती रहती है। ये हकीकत है कि लंकास्टर ने पिछले कई साल से अपनी ताकत काफी बढ़ा ली है और दूसरों पर मुसलसल बर्तरी हासिल करता चला आया है। कर्बी फोस्टर हालात से बददिल होकर इस गिरोह में हजम हो गया है और अब सिर्फ चंद अफराद ऐसे हैं जो अपना भरम कायम रखे हुए हैं। इन लोगों में मेरा शुमार भी होता है। लंकास्टर ने भी उस लड़की पर हाथ डालने का प्रोग्राम बनाया था,
मगर अब मालूम हुआ कि उस दिन सब के मंसूबों को नाकाम बनाने वाले तुम थे। हाँ गोनी, मैं तुम्हें मुख्तसर सब कुछ बता चुका हूँ। मैं तुम्हारे बारे में मजीद तफसील मालूम करने का ख्वाह हूँ। गोनी ने कहा, मैं जरूर बताऊंगा, पहले हमारे और तुम्हारे दरमियान कोई दोस्ताना मुआहदा हो जाए तो बेहतर है। यकीनन मैं खुलूस दिल से तैयार हूँ। बात यह है पेड्रू के एनी पार्कर दर हकीकत सोने की चिड़िया है। बहुत से मुकामी और गैर मुल्की इसकी ताक में थे। फिर जब यह अहमक एडवेंचर पसंद लड़की अपनी दानिस्त में नहायत खामोशी से सैर व तफरी के लिए निकली तो तकरीबन दर्जन भर गुंडों ने इसको अगवा करके दौलत समेटने के प्रोग्राम बनाए। मुमकिन है रोतरे भी इनमें शामिल हो। मैंने भी इसमें मुलव्वस होने का फैसला किया था। ये एक तरह से लंकास्टर को चैलेंज भी है। हमारे मुखबर एक दूसरे की तमाम खबरें रखते हैं। मुझे मालूम था कि लंकास्टर भी अभी तक अंधेरे में तीर मार रहा है और एनी पार्कर उसके हाथ भी नहीं लगी है। इत्तफाकन फ्रांस से मेरे एक दोस्त ने मुझे खबर दी कि रूतरे आजकल लंदन में है और आर्गिनो नामी जहाज पर मौजूद है। बस यूं समझो कि एक मुहिम सी उम्मीद के सहारे मैंने उस जहाज पर जाने का प्रोग्राम बनाया था। लेकिन खुशकिस्मती वहाँ मेरी मुंतजिर थी। वहाँ मुझे दो चीजें मिली, एनी पार्कर और तुम जैसा शानदार दोस्त। और सच्ची बात तो यह है कि तुम मेरे लिए एनी पार्कर से ज्यादा कीमती हो। एनी के जरिए तो वक्ती तौर पर कुछ दौलत हाथ आ जाएगी, मगर तुम्हारी दोस्ती दायमी होगी। मुझे इस बात की भी मुसर्रत है कि लंकास्टर के मुकाबले में मुझे कामयाबी हासिल हुई। बाद में जब ये बात आम होगी तो लंकास्टर को शर्मिंदगी उठाना पड़ेगी। उसकी ये शर्मिंदगी भी मेरे लिए बहुत कीमती है पेड्रू। इसमें मुनाफा ही मुनाफा है और इस इतने बड़े मुनाफे में से मैं तुम्हें तुम्हारी पसंद का हिस्सा देने के लिए तैयार हूँ। तुम जो भी तय करोगे मुझे मंजूर है। अगर बात यह है गोनी, तो फिर तुमसे सौदेबाजी बेकार है। पेड्रू भी दोस्तों का दोस्त है। मैंने कहा, मिलाओ हाथ। गोनी ने कहा और हम दोनों पुरजोश अंदाज में मुसाफा करने लगे। उसके बाद गोनी ने कहा, अब दूसरे प्रोग्राम पर गुफ्तगू हो जाए। जरूर, मैंने काफी की दूसरी प्याली बनाते हुए कहा। यह हमारा, जैसा कि मैं तुम्हें बता चुका हूँ, बिल्कुल महफूज है। इस तरफ किसी की तवज्जो नहीं होगी। मैं खुद भी इस जगह से दूर रहूंगा। यहाँ 10 मुलाजिम हैं जो हर वक्त तुम्हारे अहकामात की तामील करेंगे। इब्तदाई चंद रोज हम लोग नहायत खामोशी से गुजारेंगे और इन सब का तमाशा देखेंगे। उसके बाद ये फैसला करेंगे कि मिकाइल पार्कर से कैसे और कहाँ राब्ता किया जाए। मुनासिब प्रोग्राम है। यहाँ लंदन में तुम्हारे और क्या मशागल हैं? गोनी ने पूछा। फिलहाल कुछ नहीं। तो मेरे दोस्त, तुम चंद रोज यहाँ गुजारो। बस तुम्हारा काम ये होगा कि तुम इस खूबसूरत बला को काबू में रखो। यहाँ के हंगामे खत्म होने के बाद हम इसके बारे में कोई फैसला करेंगे। तुम्हें इसमें दिक्कत तो नहीं होगी? कोई खास नहीं, सिवाय इसके कि मुझे अपनी शक्ल बदलनी पड़ेगी। मैंने मुस्कुराते हुए कहा। क्या मतलब? गोनी मुझे दिलचस्प निगाहों से देखता हुआ बोला। मैं उससे जिस शक्ल में मिला था वो जरा मुख्तलिफ थी। मैंने कहा, मेकअप में थे? हाँ, यही समझ लो। मैंने मुख्तसर वजाहत की। ठीक है दोस्त, ये तुम्हारा काम है। तुम जिस तरह चाहो उस पर काबू पाओ। मैं इसमें कोई मुदाखलत नहीं करूंगा। लेकिन आखिरी बात ये कहूंगा कि अगर तुम्हें गोनी मकलारेन से कोई तकलीफ ना पहुंचे तो इससे भी कोई तकलीफ पहुंचाने की कोशिश मत करना। मैंने गोनी मकलारेन के हाथ पर अपना हाथ रख दिया और वो गर्दन हिलाने लगा। मैं इन अल्फाज के लिए शर्मिंदा हूँ, लेकिन दिल की बात कहकर मैंने अपने ज़हन से बहुत बड़ा बोझ उतार दिया है। बेफिक्र रहो गोनी मकलारेंस, पेड्रू भी घटिया लोगों में से नहीं है। मैंने कहा, मैं जानता हूँ और इसलिए मैं तुमसे मादरत कर चुका हूँ। अब मुझे इजाजत दो और तुम भी आराम करो। मेरा ख्याल है रात को इसे बंद ही रहना दिया जाए। सुबह को तुम इसे संभाल लेना। ठीक है, मैंने जवाब दिया और गोनी मकलारेंस चला गया। मुलाजमों को शायद इसने हिदायत कर दी थी। थोड़ी देर बाद एक दरमियानी उम्र की औरत मेरे पास आई। सर, क्या आप आराम करना चाहेंगे? यकीनन, मैंने गहरी सांस लेकर कहा और औरत ने फरमाबरदारी के अंदाज में सर झुका दिया। कुछ देर बाद मैं एक बेडरूम में पहुंच गया जो बहुत ज्यादा आरास्ता था। नींद वाकई शिद्दत से आ रही थी। आज की तकलीफ दूर करने के लिए मैंने फिल वक्त कोई बंदोबस्त नहीं किया था। चुनाचे सोने की कोशिश करने लगा। ख्यालात ने मेरे ज़हन पर यलगार की, लेकिन मैंने कुव्वत इरादी से काम लेकर उन्हें अपने ज़हन से झटक दिया और आंखें बंद कर लीं। फिर मुझे नींद आ गई।